हेलो दोस्तों, अगर आपने वीडियो ओपन कर दी है तो एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। और ये बात इसलिए आपको सुननी चाहिए क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आप आजकल के जो बच्चे हैं जेन जी वाले, वो क्या करते हैं ना कि 2 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर क्या करते हैं, किसी भी वीडियो का भविष्य तय कर देते हैं, है ना। और सेम ऐसा ही मेरी वीडियोस के साथ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे वीडियो को खोल तो रहे हैं बट उसको आगे तक नहीं देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें कि भाई इस वीडियो में जो सर ने पढ़ाया फिर जो मैंने पढ़ाया वो आपके काम आया या फिर नहीं आया। तो यही एक मेरा मैसेज था इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियोज़ आ रही हैं उसमें अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि जो उसका टाइम फ्रेम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आप एक घंटे की तो वीडियो नहीं होगी, ये बेसिकली 30 से 40 मिनट की होगी। ये चैप्टर बहुत ईजी है आपका, है ना। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं, ठीक है। और चलिए, ये तो मैसेज हो गया और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार के लिए ही देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और आज का जो हमारा चैप्टर है आपका भाई, वो ज्योग्राफी का चैप्टर है, क्लास 10 ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ लिया होगा और आज मैं इसको काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। और आप सभी को पता है कि मेरा एक मिशन चल रहा है, मिशन 2025, जो कि आप लोगों के ही एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। और 10th का जो पूरा सिलेबस है वो एग्ज़ाम आने से पहले हमें ख़त्म करना है ना। तो इसी मिशन के जरिए आज हमारा अगला चैप्टर है ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने हिस्ट्री और सिविक्स के चैप्टर कंप्लीट किए थे कुछ, और आज ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप ये चैप्टर देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में हमें सब कुछ जानना है रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। और रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन देखेंगे, इस रिसोर्स का भारत के या फिर किसी भी देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है हमें वो जानना है। और जो भी रिसोर्सेज आप देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लैंड देखते हैं कि जमीन देखते हैं, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ हमारे भारत में किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है, जो जमीनें हैं कितने हिस्सों में बटी हुई है, जो सॉइल होती है, सॉइल जिस पर हम खेती करते हैं वो कितने हिस्सों में बटी हुई है, वो सारी जो चीजें हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चैप्टर में है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और चैप्टर का नाम है भाई रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेज का मतलब साफ साफ एक ही होता है कि भाई जो चीज एक आपके काम आ जाए वो क्या है, आपका रिसोर्सेज है। यानी कि अभी आप जहां पर भी हैं, आप कुछ भी अगर आसपास देख रहे हैं, वो सब किसी न किसी काम की वजह से ही आपको दिखाई दे रही है। यानी कि उसका कुछ ना कुछ आपके जीवन में यूज है तो ही आपको वो आसपास पड़ी हुई है, और वही क्या होता है, आपका रिसोर्सेस होता है, ठीक है। यानी कि ये पेन, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये हो गया, या फिर आपका फोन हो गया, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। और इसी तरीके से जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो रिसोर्सेस की मीनिंग आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी हर एक चीज जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर दे वो क्या कहलाएगी, रिसोर्सेस कहलाएगी। एक और बात, कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो आपको लगे कि भाई ये मेरे काम की नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्सेस नहीं है, वो किसी और के काम का हो सकता है ना। और इसीलिए इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, वो सब की सब क्या है, वो रिसोर्सेस में ही काउंट होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के काम आनी ही है, ठीक है, किसी देश के काम आनी है, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिसोर्सेस बोलते हैं। तो रिसोर्सेस की मीनिंग आपको समझ आ गई, बढ़िया। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट। अब ये जो रिसोर्सेस आप देख रहे हो, अब मान लो कि जितनी भी चीजें बनी है, मान लो ये पेन ही बना है, ये पेन प्लास्टिक का पेन है, तो प्लास्टिक आपका एक रिसोर्स हो गया। इस प्लास्टिक के जरिए आपने ये पेन बनाया, यानी कि आपने एक प्लास्टिक से इसकी डेवलपमेंट कर दी। तो जो भी हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं उन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि जो पूरी की पृथ्वी आप जो देख रहे हो, क्या ये पहले ऐसे हुआ करती थी? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल क्या थी, ये प्रकृति मात्र थी, यानी कि पेड़ पौधे थे, नदी थी, झरने थे, ये सब चीजें थी। लेकिन मानव ने क्या किया, इन सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके पृथ्वी का विकास किया या फिर अपना विकास किया, है ना। और कैसे कैसे विकास किया, किन किन क्षेत्रों में विकास किया, आप सभी जानते हैं। मानव ने स्कूल बनाए, मानव ने एसी बनाए, मानव ने पंखे बनाए, हर एक चीज बनाई ना। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट करी, ठीक है। तो यही है इस चैप्टर का नाम का मतलब। खैर, तो रिसोर्सेस आप समझ गए होंगे कि डिफाइन एज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन नीड्स को जो सेटिस्फाई कर दे, जो भी रिसोर्सेस, वो क्या कहलाएगा आपका, एक तरीके से रिसोर्सेस ही तो कहलाएगा, यानी कि संसाधन कहलाएगा। हमें इस चैप्टर में इन्हीं संसाधनों का यूज देखना है। चलिए, तो संसाधन आपको समझ आ गए। अब बात करते हैं कि जो आप ये संसाधन देखते हैं वो कितने टाइप के होते हैं।
तो इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। तो मान लीजिए कोई भी आपको संसाधन मिला तो सबसे पहले उसका ओरिजिन अगर हमें तय करना हो, ओरिजिन का मतलब है कि वो जीवित चीज में है या फिर मृत चीज में आता है। तो कोई भी अगर आपको संसाधन मिला तो या तो वो बायोटिक होगा और या तो वो अबायोटिक होगा। बायोटिक कौन सा होता है? जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, और अबायोटिक कौन सा होगा? जो आपको नॉन लिविंग रिसोर्सेस एक तरीके से मिले। अब मान लो पेड़ है, पेड़ क्या है? आपका एक संसाधन है, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिन देखोगे तो वो किस में जाएगा? आपका बायोटिक में जाएगा ना एक तरीके से। तो जो आपका पेड़ है वो एक बायोटिक रिसोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। नॉन बायोटिक अबायोटिक कौन सा होगा? अबायोटिक वो होगा जिसके अंदर जीवन नहीं है और वो भी आपका संसाधन ही तो है। तो ओरिजिन के हिसाब से जो रिसोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे आपके बायोटिक जिनमें जीवन है एक तरीके से या फिर वो किसी जीवित चीज से प्राप्त हुए हैं, और एक होगा आपका अबायोटिक जो कि आपको नॉन लिविंग रिसोर्सेस आप कह सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिन से बायोटिक और अबायोटिक। रिन्यूएबल के हिसाब से देखिए, रिन्यूएबल का मतलब होता है भाई कि उसको आप कितने टाइम, मतलब कि अगर उसका अगर बार बार यूज कर पा रहे हो तो उसको कितने क्षेत्रों में बांट दोगे। तो जैसे कि मान लो कि आपको मिला पेट्रोल, क्या मिला भाई? पेट्रोल। अब क्या पेट्रोल रिसोर्सेस है? तो हाँ भाई बिल्कुल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम आता है, उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जो भी बाइक वगैरह रखो तो अगर ये हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो इसका अगर आप रिन्यूएबल में देखो तो ये कौन सा होगा? क्या पेट्रोल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेट्रोल को जब आप एक बार इस्तेमाल कर देते हो तो वो खत्म हो जाता है, उसको आप दोबारा बना नहीं सकते, वो प्रकृति ही बनाएगी। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका नॉन रिन्यूएबल। लेकिन अगर मैं सोलर की बात करूं, किसकी बात करता हूं? सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी क्या है? इसको आप क्रिएट कर रहे हो, खुद से क्रिएट कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा? आपका भाई रिन्यूएबल में आ जाएगा। तो अगर रिसोर्सेस है तो रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक तो रिन्यूएबल और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल। समझ आ गई बात? तीसरी जो बात होती है कि जो भी आपको रिसोर्सेस मिला, मान लो ये पेट्रोल ही मिला, तो इस पेट्रोल की ओनरशिप को बताना है। ओनरशिप का मतलब इसके ऊपर हक इसका है। तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इंडिविजुअल हक होता है, कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिस पर पूरी की पूरी कम्युनिटी हक जताती है, और कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिस पर एक देश या अंतरराष्ट्रीय कोई भी देश उस पर हक जमा सकता है, ठीक है। इसको समझने का तरीका देखो आप, जैसे कि मान लो अगर आपका अपना घर है, क्या है आपका? अगर आपका अपना घर है, आपने जो घर बनाया है, तो वो एक कौन सा रिसोर्स होगा? वो आपका भाई एक इंडिविजुअल ओनरशिप वाला क्या होगा? रिसोर्सेस होगा। अगर मान लो कि अगर आप एक पार्क देखते हो, क्या देखते हो? पार्क देख लो या कम्युनिटी हॉल देख लो, तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो कौन करता है? जो आसपास की जनता जो रहती है वही करती है ना एक तरीके से। तो वो कौन सा ओनरशिप हो जाएगा? आपका कम्युनिटी वाला ओनरशिप हो जाएगा। और जो थर्ड आप देखते हो नेशनल और इंटरनेशनल, इसका मतलब होता है कि देश के भीतर, भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश के भीतर जो कुछ भी है वो किसका है? भारत का है, तो वो नेशनल ओनरशिप कहलाएगी। और मान लो समुद्र की मैं बात करूं, जो अगर आप मान लो समुद्र देखते हो, मान लो ये भारत अगर मैं बनाता हूं, यहाँ पर क्या है? समुद्र है, तो ये जो आप क्षेत्र देखते हो इसके आसपास का, ये किसका है? ये भारत का है। ऐसे ही मान लो अंतरिक्ष की बात करूं तो अंतरिक्ष किसका है? सभी का है, तो ये एक इंटरनेशनल ओनरशिप हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या किया भाई? रिसोर्सेस को ओरिजिन के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा, रिन्यूएबल के हिसाब से भी 2 हिस्सों में बांटा, और ओनरशिप के हिसाब से भी हमने इसको भाई 3 हिस्सों में बांट दिया। समझ गए? तो कोई भी आपको अगर रिसोर्स मिलता है तो उसकी वो बताना हो कि भाई वो किसका है, उसको अगर क्लासिफाई करना हो तो यही 3 तरीके होते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी आपको रिसोर्स मिला तो आप खुद ही सोचो भाई कि वो जो मेरे को रिसोर्स मिला है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है या फिर नहीं मिला है, यही हो सकता है। और अगर मान लो वो जो रिसोर्स आपको मिला क्या उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इसमें आ जाएगा, नहीं कर सकते तो नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा एक तरीके से आपका। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है भाई? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई भी रिसोर्स मिला। अब भारत जो आप देश देख रहे हो, इस भारत देश में क्या होता है? बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। अब उन रिसोर्सेस को लेकर के अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे, और या तो ये हो सकता है कि जो भी रिसोर्सेस था आपका, उसका आप उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है भाई कि जो भी आपके पास सामान है या फिर जो भी आपको जीवन में करना है उसको आप प्लान कर लो, तो क्या होता है? वो अच्छे तरीके से काम करता है, वो भी जो आपने प्लानिंग करी है। तो उसी हिसाब से कि जो भी भारत में रिसोर्सेस मिलेंगे उसकी हमें प्लानिंग करनी है भाई। तो प्लानिंग क्यों करनी है?
पहला इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इससे क्या होगा भाई कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस वो मिला उसका हम सस्टेनेबल यूज कर लेंगे। सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है भाई कि आने वाली पीढ़ी के हिसाब से हमें उसको बचा करके रखना है। अब मान लो कि पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल कम मात्रा में होता है ना। तो पेट्रोल जो मिला अगर हम लोग उसको सही से बचा करके नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं क्या वो चल पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी। इसीलिए प्लानिंग क्या है, जरूरी है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ये इंपॉर्टेंस कि अगर आपको कोई रिसोर्स मिला तो इसलिए प्लानिंग भी जरूरी है, वरना क्या होगा कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर दोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल कर लोगे। इसीलिए लोगों को क्या करती है सरकार, जागरूक करती रहती है कि भाई जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसको एक्सप्लॉइट मत करो, उसको ज्यादा इस्तेमाल मत करो, उसको बचा करके रखो। और ये प्लानिंग का दूसरा फंक्शन है। तीसरा क्या है कि जो भी आपको रिसोर्सेस मिलता है उसका इस्तेमाल, विकास जो अभी आप डेवलपमेंट करोगे उसको इस तरीके से विकास करना है कि जो हमारी पृथ्वी है या फिर जो हमारा नेचर है उसमें बैलेंस बना रहे, है ना। मान लो कि आप विकास करे ही जा रहे हो, डेवलपमेंट करे ही जा रहे हो, और हो क्या रहा है भाई कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा नेचर है वो खराब होता जा रहा है। तो क्या ये सही चीज है? बिल्कुल गलत बात है ये तो। और इसीलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भारत में रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई का मतलब जो भी आपको रिसोर्स मिला वो कितनी मात्रा में है, कहां पर है, ये सबसे पहले पता लगाया जाता है। दूसरा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है भाई कि जो आपको वो रिसोर्सेस मिला है उसको लेकर के आप प्लान ये करोगे कि जो हमें वो मिला वो कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में तो हम उसका इस्तेमाल कब तक के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लो भारत को मिल गया पेट्रोल, क्या मिल गया भाई, पेट्रोल मिल गया। तो जो पेट्रोल मिल गया तो उसकी प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि हम पता करें भाई कि वो कितनी मात्रा में है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है और इसका यूज क्या क्या है ना। तो ही तो आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। वरना मान लो कि आप इनके बारे में पता ही ना करो और इस्तेमाल करते जाओ अंधाधुंध, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए प्लानिंग करी जाती है। तीसरा क्या किया जाता है कि जो भी आपको रिसोर्सेस मिला है उसको हम भारत के विकास में या फिर किसी भी देश के विकास में कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एटम्स होते हैं, है ना, परमाणु बम होते हैं एक तरीके से, ये किसी देश के विकास में बहुत कारगर साबित होते हैं, उनसे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हो। तो ये सब जो चीजें आप देखते हो इसको किससे जोड़ देंगे हम, नेशनल डेवलपमेंट से। तो 3 फेजेस होते हैं किसी भी रिसोर्स की प्लानिंग करने का। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसको देश के विकास से जोड़ करके उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं भाई। अगला क्या आपका, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस। देखो भाई इस बात को बहुत आसान समझना, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस, तो जो आपकी जमीन है उसके बारे में बता रहा हूं मैं, जमीन के संदर्भ। तो अगर अपने आसपास आप देखते हो, अपने आसपास देखते हो तो आपको 3 टाइप की जमीन मिलेगी। पहली एक जमीन ऐसी दिखाई देगी जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भाई, एग्रीकल्चर। तो पहला तो हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा अगर आप देखते हो कि अगर मान लो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या लगेंगे, जंगल वगैरह, फिर फॉरेस्ट वगैरह होगा, तो वो हो जाएगा फॉरेस्ट लैंड। और फिर एक जमीन आप ऐसी देखते हो जहां पर कुछ भी नहीं है, ना ही वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है और ना ही फॉरेस्ट लगे हुए, और इसीलिए वो जमीन क्या कहलाएगी आपकी, बैरन लैंड। समझे कहने का मतलब, यानी कि जिस भी जमीन का आप इस्तेमाल नहीं करते हो वो बैरन लैंड हो जाएगा। जिस जमीन पर फॉरेस्ट लगा हुआ है वो फॉरेस्ट लैंड, और जिस जमीन पर एग्रीकल्चर वाला काम हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि टाइप्स ऑफ लैंड की हम बात करें तो वो 3 टाइप की होती है, एक तो एग्रीकल्चर, एक होती है आपकी फॉरेस्ट और एक होती है आपकी बैरन। ठीक है, तो बैरन का इस्तेमाल क्या है, बैरन का मतलब होता है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं। जैसे कि मान लो डेजर्ट हो गया, ठीक है, एक ऐसी जमीन हो गई जिसमें आप कृषि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसके अंदर ह्यूमस ही नहीं है, कोई मृदा ही नहीं है, एक तरीके से मृदा नहीं, मृदा तो मिट्टी को ही कहा जाता है। मतलब मान लो कि ऐसी जमीन है जिसपे आप फसल उगाना चाह रहे हो लेकिन वो उग नहीं रही है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, बैरन कहलाएगी। ठीक है, और फॉरेस्ट कौन सी है, जिस जमीन पर जंगल वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर कौन सी है, यानी कि एक ऐसी जमीन जिस पर आप बहुत सारी फसलें उगा सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो लैंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये तो होगी हमारी जमीनें। अब इन्हीं जमीनों को, जो पूरे भारत में जितनी भी जमीनें हैं, उन्हीं जमीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। और वो हिस्से में टोटल कितने, 2, 4 और 2, 6। यानी कि आपके पास जो भी जमीन आप देखते हो, जो भी आप मिट्टी देखते हो, वो मिट्टी कितने टाइप की हो सकती है हमें वो जानना है।
तो जो सबसे पहली है आपकी वो है अलूवियल सॉइल। कौन सी है? अलूवियल। तो अलूवियल सॉइल जो होती है आपकी वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, और इसमें गन्ना और क्या कहते हैं पैडी, वीट, ये सब जो फसलें होती हैं काफी बढ़िया तरीके से उगती हैं। तो अलूवियल सॉइल जो आपका हो जाएगा ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इस पे शुगर केन, पैडी, वीट ऐसी जो भी फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। और ये कहां पर मिलती हैं भाई? तो ये मिलती है नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। कोस्टल का मतलब क्या होता है? जो तटीय इलाका होता है ना आपका, उसको कहते हैं, मतलब जो समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है उसको हम कह सकते हैं। तो देखो यहां पर कौन सा है? डेल्टा ऑफ रिवर्स यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी भी जमीन है एलुवियल सॉइल इन्हीं नदियों के पास ही बनती है, ठीक है भाई। और यहां पर कौन सी फसल उगती है? शुगर केन, पैडी और वीट। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। देखो जो ब्लैक सॉइल होती है ये काफी ज्यादा बढ़िया मात्रा में होता है, इसके पास मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब होता है भाई आपका उसमें नमी, जो कहते हैं नमी यानी कि पानी को वो बढ़िया तरीके से रोक करके रखती है। और इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपने कपास सुना होगा, है ना, कपास को ये सब चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं कि उस मिट्टी में मॉइस्चर हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम वगैरह सब चीजें हो। और इसकी वजह से क्या होता है कॉटन यानी कि जो कपास होता है काफी बढ़िया मात्रा में उगता है, ठीक है भाई। तो दूसरी होगी आपकी ब्लैक सॉइल। और ये कहां मिलती है? ये मिलती है भाई आपका जो महाराष्ट्र वाला इलाका देखते हो, मालवा वाला, मध्य प्रदेश वाला, यानी कि अगर आप ये अगर भारत है आपका तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखोगे ना, इस क्षेत्र में कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए सबसे बढ़िया होती है? तो कॉटन की खेती के लिए। कॉटन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कपास। और कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है उस मिट्टी में भाई मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल में क्या उगाया जाता है? कपास को उगाया जाता है। ये हो गई दो। अब बात करते हैं भाई कौन सा आपका? रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो आपका है यानी कि एक ऐसी मिट्टी जो लाल और पीली हो, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है कि जो आपकी जमीन होती है ना, उस जमीन के नीचे जो कुछ भी हो रहा होता है उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है। तो रेड और येलो किसकी वजह से हो पाती है जमीन? क्योंकि उनके नीचे जो रॉक्स हैं उनके भीतर आयरन डिफ्यूजन होता है। यानी कि मान लो कि वो जो आप जमीन देख रहे हो उस जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में क्या है भाई? ऐसे रॉक्स हैं जो लोहे से जुड़े हुए हो, ठीक है, या फिर उनके नीचे आयरन एक तरीके से आपस में फट रहे हो। आपने आयरन को देखा होगा, यानी कि लोहे को देखा होगा, वो क्या होता है जब जंग लगता है तो वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा भूरे टाइप का होता है, यानी कि ब्राउन कलर का हो जाता है या लाल भी हो सकता है। और उसी वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? रेड और येलो हो जाती है। और जो आप इलाके देखते हो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या निकलते हैं? लोहा निकाला जाता है जमीन के भीतर से, यानी कि वो भी रिसोर्सेस ही तो है। तो जमीन के नीचे जब लोहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उस मिट्टी का कलर कैसे चेंज हो जाएगा? रेड एंड येलो, ठीक है भाई। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो भी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का मतलब होता है भाई जो ये इलाका आप देखते हो ये वेस्टर्न घाट कहलाता है आपका, और ये जो कहलाता है आपका ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, सॉरी आई थिंक ये होगा, सॉरी ये आपका ईस्टर्न घाट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है, सॉरी, ठीक है। तो भारत है, भारत का नक्शा जैसे कि समझाने के लिए फिर से बता दे रहा हूं मैं, कभी भी आप नक्शा देखते हो ये होता है आपका नॉर्दर्न, ये होता है सदर्न, ये होता है ईस्टर्न, ये होता है वेस्टर्न। तो इधर वाला जो इलाका है ये होगा आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये जो होगा आपका वेस्टर्न घाट। तो ये वाली जो मिट्टी है रेड एंड येलो सॉइल वाली इधर की तरफ भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ के जो इलाके हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में क्या होता है भाई आपका रेड एंड येलो सॉइल मिलती है ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन इन रॉक्स, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। जो लेटराइट सॉइल आप देखते हो ये जो बनती है ये उन इलाकों में बनती है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और ये इलाका सिर्फ एक ही तरफ दिखता होगा आपको, साउथ का इलाका। आप साउथ के इलाके देखना, वहां पर धूप भी बहुत ज्यादा पड़ती है और बारिश भी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, कभी आप ध्यान देना। तो वहां पर कौन सी मिट्टी है? वहां पर है लेटराइट मिट्टी। और जब हाई टेम्परेचर है और हैवी रेनफॉल है तो अब बन जाएगा वहां पर लेटराइट। अब हाई टेम्परेचर की वजह से घाटा ये होता है कि जो मिट्टी आप देखते हो ना, उस मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू हीट, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस हीट की वजह से मर जाते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी में ह्यूमस काफी कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमस कम मात्रा में क्यों है? क्योंकि यहां की मिट्टी में हाई टेम्परेचर है और इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर गए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये उतने ज्यादा अच्छी फसलों के लिए यूज नहीं होता है और इसीलिए यहां पर टी, कॉफी, कैश्यू नट यानी कि काजू, इन सब चीजों का यहां पर क्या होता है
कल्टीवेशन होता है। और जो जो ये रीजन है आपका, ये मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको, सदर्न वाले इलाके में, जो आपका साउथ वाला इलाका पड़ता है ये वाला। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। असम आप देखते होगे ईस्टर्न वाले में चला जाएगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है एक तरीके से, ठीक है। खैर, तो ये हो गया आपका लेटराइट सॉइल। अब बात करते हैं भाई कौन सा है आपका, डेजर्ट और एरिड सॉइल। तो डेजर्ट नाम से ही समझ आ गया होगा कि एक ऐसी मिट्टी जिसका टेक्सचर कैसा होगा, सैंडी टाइप का होगा, यानी कि रेतीला होगा। और रेतीली मिट्टी जो होती है वो पानी को पकड़ करके नहीं रखती है। तो राजस्थान वाला जो आप इलाका देखते हो वहां पर ऐसी क्या होती है, यहां पर ऐसी मृदा पाई जाती है। तो पूरा इसका हो जाएगा आपका राजस्थान वाला ही हो जाएगा। और यहाँ पर उतना ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, फसल वगैरह उगाई नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी है, वो पानी को पकड़ के रखती नहीं है। मॉइस्चर बिल्कुल बनेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वहां पर फसल नहीं उग पाएगी। खैर, तो डेजर्ट और एरिड सॉइल। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की। तो आप ध्यान देना कि जो इलाके पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, ये सब जो इलाके हैं वो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल में काम आते हैं। वो हिली वाले जो इलाके होते हैं ना, और यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा आपको पथरीली टाइप की मिल सकती है नॉर्मल मिट्टी के मुकाबले। तो ये हो जाएगा आपका 6th टाइप एक तरीके से। और ये मिट्टी उन जगहों पर भी पाई जाती है जहां पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है वर्षावन। क्या होता है भाई आपका, वर्षावन, यानी कि यहाँ पर बरसात वाला जो मौसम होता है ज्यादा बड़े मात्रा में देखने को मिल जाएगा, वहां पर वैसे ही पेड़ मिलेंगे। और ये वाली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है माउंटेन सॉइल में। माउंटेन सॉइल भी खेती के लिए उतनी बढ़िया नहीं कही जाती है। ज्यादातर बढ़िया जो मैंने बताई थी आपको वो स्टार्टिंग वाली ही बताई, ये बढ़िया है, अलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, सबसे ज्यादा बढ़िया ही दोनों बताई जाती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, सॉइल, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई मिट्टी के खराब होने की। तो देखो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ आपका, सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है, देखो भाई, सॉइल एरोजन का एक ही साफ मतलब है कि जो मिट्टी है, मिट्टी का खराब होना ही सॉइल एरोजन कहलाता है। समझ आया, मिट्टी का खराब होना ही सॉइल एरोजन कहलाता है। मिट्टी खराब कैसे होती है भाई, मिट्टी खराब होती है जब आप उसके ऊपर दौड़ो, अगर आप उस पर दौड़ोगे तो वो क्या होता है, वो खुरदुरी सी बन जाती है ना, तो वो मिट्टी खराब हो रही है। समझ गए, अगर मान लो बहुत तेज हवा चल रही है और मिट्टी उड़ करके जा रही है, तो उससे क्या हो, वहां की भी मिट्टी क्या होगी, और ज्यादा खराब होगी। मान लो आप एक नदी के जरिए, नदी मान लो बाढ़ आई, तो बाढ़ जब आती है तो मिट्टी को काट के लेकर चली जाती है। और ये सब वो तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी आपका खराब हो जाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कौन कौन से कॉजेस हैं। सबसे पहला तो आपका डिफॉरेस्टेशन है। एक बात ध्यान देना कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जब उनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें क्या करती हैं ना, मिट्टी के अंदर ही तो लगी होती हैं। अब मिट्टी के अंदर वो मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं। तो अगर मान लो अगर आप मिट्टी को वो पकड़ के रखेंगी तो मिट्टी कहीं जाएगी नहीं, है ना। लेकिन अभी हम बात करें सॉइल एरोजन की, मिट्टी खराब कैसे होती है, तो जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो उस मिट्टी को पकड़ने वाला कोई बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, खराब होती है। यानी कि पेड़ों को जब आप काटोगे, नॉर्मल सी बात है कि वहां की जो मिट्टी है वो खिसकती चली जाएगी। तो पहला कॉज समझ आ गया। दूसरा क्या है भाई, ओवर ग्रेजिंग। मान लो कोई मिट्टी है, अगर आप देखते हो एक तरीके से बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान पर क्या हुआ, बहुत सारे पशु जो हैं वो वहां पे गए चरने के लिए, जो भी चारा वगैरह चलते हैं, और उनके अगर आप पैर देखो, जिसको खुर भी आप कह सकते हो, उन पैरों से क्या होता है ना, उन मिट्टी को वो खोद देते हैं एक तरीके से। उनके ऊपर मान लो जैसे घोड़े दौड़ते होंगे, आपने देखा होगा, तो मिट्टी पूरी खराब हो जाती है। तो वो भी वही यहाँ पर लिखा है कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी क्या होता है, वो जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। जब माइनिंग करी जाती है, माइनिंग मतलब जो जमीन को खोदा जाता है, खान जिसको हम कहते हैं, खनन वगैरह करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जब आप मिट्टी के भीतर जाते हो तो मिट्टी को खराब करके ही जा रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि कहीं पर खदान वगैरह चल रही थी और खदान पूरी की पूरी धंस गई, है ना, क्योंकि वो मिट्टी को आपने अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हिला दिया। तो जब आप ऐसा करोगे तो भी क्या होगा, आपका जो मिट्टी होगी वो खराब हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं कि मिट्टी तो होगी खराब, अब इसको बचाए कैसे। तो इन्हीं को उल्टा कर दो भाई, अपने आप बच जाएगी। लेकिन हम दूसरे तरीके अपनाएंगे। पहला तरीका आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है भाई, टेरेस फार्मिंग को अगर आपको समझना है तो अगर आप उत्तराखंड गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो भी अच्छी बात है। होता क्या है इसके अंदर कि वहां पर ना ऐसे ऐसे खेत बनते हैं, ऐसे देखो, ये दिख रहे हैं आपको। तो पहले खेत यहां पर हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर, फिर थोड़ा सा यहां पर। इससे क्या होगा ना कि एक स्लोप नहीं बनेगा। अगर स्लोप बनेगा तो मिट्टी एक ही बार में गिर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ी ऊंचाई पे है, फिर थोड़ी नीचाई पे, फिर थोड़ी जो है ऐसे करके। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो सतह होती है एक दूसरे को पकड़ करके रखती है। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो आप कि यहां पर मिट्टी कैसी है, स्लोप में है। अब बारिश आई, बारिश आने की वजह से क्या होगा भाई, ये मिट्टी एकदम से गिर जाएगी। तो मिट्टी यहां पर हो रही है खराब। इसको अगर आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको
टेरेस फार्मिंग, यानी कि आपको ऐसे छतनुमा सीढ़ीदार खेत कहा जाता है। इससे क्या होगा कि मिट्टी यहाँ की गई तो यहाँ बचेगी, यहाँ गई तो यहाँ बचेगी, लेकिन मिट्टी एक बार में ही नहीं गिरेगी। ठीक है। दूसरा क्या भाई, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है भाई, कि जो भी लोग अफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि अफॉरेस्टेशन का मतलब होगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या था, जब आप पेड़ों को कट करते हो। अफॉरेस्टेशन का मतलब होगा जब आप पेड़ लगाते हो, तो पेड़ जब आप लगाओगे तो वो पेड़ क्या करेंगे, उस मिट्टी को पकड़ करके रखेंगे, और जब मिट्टी को पकड़ करके रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो आपकी मिट्टी होगी वो क्या होगी, वो बच जाएगी, वो टूटेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं। तीसरा क्या भाई, कि जो भी आप डैम बनाते हो, उस डैम की वजह से भी क्या होता है कि हमारी मिट्टी बच जाती है। इसको समझने का तरीका ये मान लो कि मान लो एक नदी है, और नदी ऐसे करके यहां से जा रही है, और नदी बहुत तेज गति में जा रही है, तो क्या होगा कि इसके आसपास की जो मिट्टी होगी ना, वो भी अपने साथ लेके जाएगी वो, क्योंकि वो बहुत तेज गति में जा रही है। और मान लो कि आपने यहीं पर डैम बना दिया, डैम का मतलब क्या होता है, बांध, तो आपने यहाँ पर पानी को रोक दिया और धीरे धीरे जाने को बोला, तो जब आप धीरे धीरे जब वो पानी जाएगा तो क्या होगा, वहां पर ये पानी उस मिट्टी को उतने बड़े क्षेत्र से क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पहले वो तेजी से जा रहा था तो मिट्टी को भी तेजी से ले गया। लेकिन यहाँ पर आपने बांध बनाया और बांध के जरिए उस पानी को रोका, और फिर धीरे धीरे पानी का जो फ्लो है आपने जाने दिया, तो इससे क्या होगा कि पानी धीरे 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 जाएगा, और इससे आपकी मिट्टी बची रह जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। ओके, बढ़िया। ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया शायद से, हाँ हो ही गया, जिसमें हमने ये सब चीजें पढ़ी। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, जो पीवाईक्यू भी हो सकते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन। और हाँ, इस चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी भी है ना जिसको टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए पीवाईक्यू के रूप में या फिर एमसीक्यू के रूप में आपको समझाऊंगा, यानी कि उन एमसीक्यू के माध्यम से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। ओरिजिन बोल दिया यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो अगर ओरिजिन के हिसाब से हम देखें, किसके हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से आप देखते हो, तो रिसोर्सेस को कितने हिस्सों में बांट सकते हो, दो हिस्सों में। सबसे पहले ही बताया था मैंने कि ओरिजिन पूछेगा तो दो ही बताना है, या तो बायोटिक होगा या तो अबायोटिक होगा। तो इसमें ऑप्शन कहां है, देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। ओके, चलो बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992। क्वेश्चन क्या है भाई, 1992 के टाइम पर ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके जरिए जो भी हम एनवायरमेंट है उसको बचाने के लिए एक बढ़िया सा डेवलपमेंट प्लान करें। ठीक है, यानी कि क्या होता क्या है कि पूरे पृथ्वी के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत ये चल रही है भाई, कि हमारा जो पर्यावरण है वो खराब हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय के लिए क्या करते हैं वो लोग, सम्मेलन करते रहते हैं। और ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ था भाई आपका 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आपका अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट जो आपका हुआ था वो 1992 में हुआ था, जो कि आपका एक जगह है, देश सॉरी, ब्राजील। और इस ब्राजील की ही एक जगह है जिसका नाम है रियो दी जनेरियो। क्या नाम है भाई, रियो दी जनेरियो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, इसी जगह पर क्या हुआ था, एक अर्थ समिट हुआ था, जिसमें सभी देशों को बुलाया गया और उनको बोला गया कि भाई पृथ्वी हमारी खराब हो रही है, इसको लेकर के दिशा निर्देश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सभी के सभी जो देश हैं अपना विकास तो करें, लेकिन भाई प्रकृति को ध्यान में रख करके करें, क्योंकि अगर पृथ्वी की प्रकृति खराब हुई तो भाई हम सब खराब हो जाएंगे, है ना। और इसीलिए ये आपका क्या कराया गया था, आपका ये सम्मेलन कराया गया था। ऐसा ही एक सम्मेलन और हुआ था जिसका नाम है एजेंडा 21। क्या हुआ था भाई, एजेंडा 21। इसमें भी इन्हीं सब बातों पर ही ध्यान दिया गया था, और ऐसे समिट हमेशा चलते रहते हैं। लोग फिर भी ध्यान नहीं देते, आप खुद ध्यान नहीं देते। अगर आपसे मैं पूछ लूं भाई आपने जीवन में कितने पेड़ लगाए हैं, तो आप शायद ही बोल दोगे एक भी ना लगाए हो। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बहुत पेड़ लगा रखे हैं भाई। दिल्ली में तो नहीं लगाए, क्योंकि दिल्ली में यार जमीन नहीं है ना, गांव में है, तो गांव में जो जमीन है मेरे पास, वहां पर हमने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। और अकेले मैंने नहीं, हमारे पूरे परिवार ने लगा रखे, तो हमारे पास खुद का एक जंगल है घर में, मतलब घर बोल रहा हूँ गांव में। तो इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक और बात, अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो उनको बचाओ, है ना। वो कर लेता हूं मैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अगर मान लो कोई मुझे दिखता है कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं वहां पर अपनी बात रख देता हूं, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। और आप भी ऐसा करें, पेड़ों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेड़ों की वजह से हमें जीवन मिलता है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो क्या आपका। अगला है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन ऑफ द पंजाब। तो देखो, जब आप पंजाब वाला क्षेत्र देखते हो, इस पंजाब क्षेत्र में जो मिट्टी खराब हो रही है उसका मेन कॉज क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पंजाब आप देखते हो तो पंजाब में सबसे ज्यादा है नदियां,
भाई 5 नदियां हैं यहाँ पर, और 5 नदियों की वजह से क्या होता है यहाँ पर ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब बहुत बड़े स्तर पर, ज्यादा स्तर पर क्या होता है वहां पर खेतों को पानी दिया जाता है। जब आप पानी का फ्लो ज्यादा करोगे तो नॉर्मल सी बात है मिट्टी कटेगी, और मिट्टी कटने का मतलब क्या है, सॉइल एरोजन या फिर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी है इसका। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अब यहां पर कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां की जो जमीन है खराब हो रही है। वहां पे ओवर ग्रेजिंग क्या होता है भाई, जब आपकी जो बहुत बड़ा फील्ड आप कहते हो या फिर जो खेत कहते हो या फिर जो मैदान आप कह रहे हो, उस मैदान में ओवर ग्रेजिंग का मतलब जो पशु आए, पशु ने चरा वहां पर और उसकी वजह से मिट्टी खराब हो रही है। तो किस स्टेट में होता है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन जो रीजन है आपका वो है ओवर ग्रेजिंग। चलिए अगला सवाल देखो क्या भाई, अगला आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसा मानव क्रियाकलाप है जिसकी वजह से मिट्टी खराब होती है, लैंड जो आपकी डिग्रेड होती है। तो इसका जो सबसे मेन रीजन है आपका वो डिफॉरेस्टेशन। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम पेड़ों को कट कर रहे हैं, हम वहां पर स्थापित हो रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी मिट्टी खराब हो रही है। आप खुद ही सोचो, जिस दिल्ली में आप रह रहे हो, ये दिल्ली 7 लाख लोगों के लिए बनी थी, लेकिन यहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, इन लोगों ने जंगलों का सफाई किया। और हर क्षेत्र में ऐसा ही है, आप पूरे विश्व में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, अगर मानव आपको कहीं पर बसा हुआ दिख रहा है तो उन्होंने किसको उजाड़ा है, उन्होंने जंगलों को उजाड़ा है। ठीक है भाई, तो हो सकता है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं यहां पर भी क्या था, जंगल हुआ करते थे, इसको हटा करके हमने घर बना लिया भाई। तो ये सबसे मेन कॉज है जिसकी वजह से क्या होती है, आपका जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ता जाता है। अगला सवाल क्या भाई आपका, कि डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द स्टेट्स। अब किस स्टेट में ऐसा होता है कि माइनिंग की वजह से वहां पर क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग करी आपने, माइनिंग मतलब जमीन को खोदा, वो कोयला वगैरह निकालने के लिए, लोहा वगैरह निकालने के लिए, और उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ वगैरह आपने हटा दिए। तो वो किस स्टेट में होता है ऐसा, तो ये होता है आपका भाई उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखो भाई क्या आपका, अगला है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स, यानी कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर द एनीबॉडी ग्रीड्स। यानी कि हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो सकती है, हर एक व्यक्ति की जो भी जरूरत है वो पूरी हो सकती है, लेकिन अगर कोई लालच कर दे तो वो पूरा नहीं हो सकता। मतलब मान लो इसका कि हमारे पूरे पृथ्वी पर इतने रिसोर्सेस है ना भाई, कि अगर आपको सच में थोड़ी बहुत की जरूरत है तो आपको सब व्यक्तियों को मिल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने लालच कर दिया ना भाई कि मेरे पास बहुत सारा होना चाहिए, तो उसके लिए मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। तो ये जो बात है या फिर ये जो कथन है किसने कहा था, तो ये कथन कहा था भाई मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स। यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश को जो आप देखते हो यहां पर वाटर रिसोर्सेज तो बढ़िया मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ चीजें यहां पर कमी है। मतलब अरुणाचल प्रदेश वैसे तो हर क्षेत्र में ठीक है, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है भाई कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ रखा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन उतने बढ़िया स्तर पर वहाँ की जो चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो आप दिल्ली को देखते हो, मुंबई को देखते हो, और भी जितने भी स्टेट आप उनको देखते हो, तो वो काफी बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या किस चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। ऐसा करके नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ऐसा करके है, और अभी भी भारत के बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ये सब दिक्कतें हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी भाई कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं ना भाई, बहुत सारे में, मैं बिहार का ही नाम लेता हूं बार बार। बिहार की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अगर आप सच में एक बार बिहार का दौरा करते हैं, अगर आप बिहार जाते हैं तो आपसे देखा नहीं जाएगा। ये स्थिति होती है एक देश की, एक राज्य की। उसके बाद अलग है कि हम देश की वाहवाही करते रहते हैं, प्रधानमंत्री आकर भाषण दे रहे होते हैं, नेता अपने भाषण दे रहे होते हैं कि हमने भाई ये किया, हमने वो किया, बट रियलिटी चेक अगर आप करोगे ना भाई, तो जितने रिसोर्सेस उस राज्य में है, बिहार राज्य में है, उतना वहां का विकास नहीं कर रखा, और ये भ्रष्टाचार की वजह से होता है मेन। तो खैर ये सब बातें होती रहेंगी। आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, और यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। काफी छोटा चैप्टर था और काफी आसान भाषा में हमने समझा, और ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी बढ़िया चैप्टर भी है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए थे तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट में इसकी जानकारी दे सकते हैं कि भाई हमने आपकी बात सुनी
और आपकी पूरी बात मान करके हमने एक वीडियो देखी और उसके बाद आपकी इस वीडियो का जो भविष्य है हमने तय किया। ठीक है भाई, तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और पिछली वीडियो आप भी देख लें जिसमें हमने नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और एक चैप्टर और कौन सा था भाई, सिविक्स का था, पावर शेयरिंग, उसको मैंने कवर करा है, उसको भी काफी बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो मैं चाहूंगा आप वो भी देख रहे हैं। और पहले हम आपको मैं रोड मैप बताना चाह रहा था कि रोड मैप क्या होगा। तो पहले हम जो भी सिलेबस है आपका पूरे एग्जाम में आने का, पहले हम उसको कवर करेंगे, और बाद में मैं आपको जो भी सैंपल पेपर हो गए या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक चीज और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहले ही व्यक्ति हो सकता है कि एक ही बंदा यहां तक आया हो मेरी वीडियो में, यहाँ एंड तक, और आप मेरी बात यहां तक सुन चुके हो, तो आप मुझे कमेंट में कुछ लिख दो जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ मेरी बात जो है कुछ लोगों तक पहुंची। ठीक है, ताकि जो अगली वीडियो बनेगी मैं उसका ध्यान रखूंगा, आपका भी कमेंट का ध्यान रखूंगा भाई। हो सकता है मैं उस कमेंट के बारे में डिस्कस कर लूं जो भी आपने करा हो। खैर, अगली वीडियो मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरा नाम अमरेश कुमार है, ठीक है, जो कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए बाय।